शहर के सबसे बड़े और विशाल समुद्र के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में मछुआरा राई स्टार अपने परिवार के साथ रहता था। बाहर मौसम बहुत खराब था, पर घर के अंदर का मंजर उससे भी ज्यादा डरावना था। उसकी छोटी सी बेटी पायल तेज बुखार में बिस्तर पर तड़प रही थी। पायल की हालत देख उसकी माँ ममता ने रोते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, सुनो जी, बाहर देखो कैसा तूफान है। आज मेरी बात मान लो, समंदर पर मत जाओ। अपनी बच्ची की हालत देखो, क्या तुम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते? गांव की मुखिया के पास जाओ, उनसे थोड़े चावल मांग लो। क्या अपनी औलाद के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? राई स्टार ने अपनी मुट्ठी कसी और भारी आवाज में कहा, नहीं ममता, मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को भीख के टुकड़े नहीं खिलाऊंगा। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है और मेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। मेरा उसूल है कि मैं दिन में सिर्फ 3 बार जाल फेंकता हूँ। अगर आज मेरे उसूल हार गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ममता उसे रोकती रही, पीछे से आवाजें देती रही, लेकिन राई स्टार तेज हवाओं और बारिश को चीरता हुआ समंदर के किनारे जाने लगा। ममता को इस बात का डर था कि इस मौसम में राई स्टार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। राई स्टार किनारे पर पहुंचा और समंदर की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, ऐ समंदर, आज मेरी बच्ची की भूख का वास्ता है तुझे। आज मुझे खाली हाथ मत लौटाना। उसने पूरी ताकत से अपना पहला जाल फेंका। कुछ देर बाद जब जाल खींचा तो वह खाली था। राई स्टार का दिल जोर से धड़का। उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी बार जाल फेंका, लेकिन इस बार भी हाथ सिर्फ निराशा लगी। राई स्टार अब अंदर से टूट चुका था। वह आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट के बीच बोला, है समंदर, क्या आज तूने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया? मेरी पायल घर पर दर्द से करा रही है और तू मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मेरे उसूलों को मत तोड़। ये मेरी तीसरी और आखिरी कोशिश है। अगर आज तूने मुझे कुछ ना दिया तो मैं इसी लहरों में अपनी जान दे दूंगा, पर खाली हाथ उस झोपड़ी में कदम नहीं रखूंगा। इतना कहकर कांपते हाथों से उसने अपनी आखिरी उम्मीद, वो तीसरा जाल समंदर की गहराइयों में फेंक दिया। और पर जब उसने जाल खींचा तो वह बहुत भारी था। तो उसमें मछलियां नहीं, बल्कि एक बड़ा सा जंग लगा हुआ लोहे का संदूक था। उस संदूक को देखकर राई स्टार की आंखों में आंसू आ गए। वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, एक जंग लगा हुआ पुराना संदूक? हे ऊपर वाले, क्या हम गरीबों की किस्मत में सिर्फ पत्थर और लोहा ही लिखा है? मेरी बच्ची वहां दाने दाने को तरस रही है और तूने मुझे ये कबाड़ दिया है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उस संदूक के अंदर से एक विशाल और खौफनाक जिन्न प्रकट हुआ। उसकी हंसी से पूरा समंदर कांप उठा। जिन्न ने गरजते हुए कहा, सदियों का इंतजार खत्म हुआ। आज इस घुटन भरी कैद से आजादी मिल ही गई। ऐ कीड़े जैसे इंसान, तूने मुझे इस कैद से निकाला है, इसलिए मेरा पहला शिकार तू ही बनेगा। मेरी भूख 500 साल पुरानी है और आज मैं तुझे खाकर इसे शांत करूंगा। राई स्टार डरा नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी के साथ जिन्न की आंखों में आंखें डालकर बोला, हे जिन्न, अगर तेरे जिस्म में इतनी ही ताकत है तो फिर एक गरीब बाप की बेबसी क्यों नहीं मिटा सकता? अगर तू इतना ही महान है तो मेरी झोपड़ी में मेरी तड़पती बच्ची के लिए रोटी पहुंचाकर दिखा, वरना मेरी नजर में तू इस समंदर के खारे पानी से ज्यादा कुछ नहीं है, जो सामने होकर भी किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता। मेरी बच्ची की जिंदगी के आगे मेरी इज्जत और मेरी जान की कोई कीमत नहीं। जिन्न की हंसी रुक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ये इंसान हमेशा धोखेबाज और लालची होते हैं, लेकिन तेरी आंखों में मुझे लालच नहीं, सिर्फ एक बाप की आग दिख रही है। ठीक है, मैं तेरी बच्ची को हमेशा के लिए भूख से आजाद कर दूंगा। उसके नसीब में वो दौलत होगी जो बादशाहों के पास भी नहीं होती। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुझे अभी अपने साथ उस अंधेरी दुनिया में ले जाऊंगा जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। तेरी बेटी महल में तो रहेगी, पर वो पूरी जिंदगी यही सोचेगी कि उसका बाप उसे इस हाल में मरता छोड़कर कहीं भाग गया। क्या तुझे ये बदनामी और ये दर्द मंजूर है? राई स्टार ने पत्थर जैसा कलेजा करके बोला, मुझे मंजूर है। ले चलो मुझे अपनी उस अंधेरी दुनिया में जहां से मैं कभी लौट ना सकूं। तो मेरी जान ले ले, मुझे गम नहीं। ये मेरी मेहनत की कीमत होगी। बस इसके बदले मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दे दे। उसी पल जिन्न ने अपनी शक्तियों का जाल फैलाया और राई स्टार को इस दुनिया से ओझल अजीब से पहाड़ों के बीच चट्टानों में कैद कर दिया। जब राई स्टार की आंखें खुली तो वह खुद को अजीबो गरीब पहाड़ों
और विशाल चट्टानों के बीच कैद पाया। चारों तरफ सन्नाटा था। राइस्टार बदहवास होकर उठा और चिल्लाने लगा, जिन, ओ जिन, कहाँ है तू? क्या मैं मर चुका हूँ? कोई है यहाँ? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर सिवाय काली चट्टानों के उसे कुछ नहीं दिखा। भागते भागते उसे एक संकरी सी जगह दिखी, जिसके अंदर घुसते ही उसकी रूह कांप गई। सामने जिन्न अपनी विशाल कुर्सी पर बैठा था। जिन्न ने उसे देखते ही ठंडी हंसी के साथ कहा, मौत इतनी आसान नहीं होती राइस्टार। तू मेरी यादों के तहखाने में है। यहाँ वक्त थम जाता है और दर्द कभी पुराना नहीं होता। राइस्टार के चेहरे पर खुद के कैद होने का डर नहीं था। उसने रोते हुए पूछा, मुझे अपनी परवाह नहीं है जिन, बस ये बता, क्या मेरी ममता तक रोटी पहुंच गई? क्या मेरी पायल के आंसू थमे? जिन्न ने सामने की ओर इशारा किया और कहा, देख, उस धुंध के पार देख, वो तेरी दुनिया की एक खिड़की है। राइस्टार खिड़की की ओर देखा। वहां का नजारा देख उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। घर की दहलीज पर अनाज की बोरियां और सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। ममता बदहवास होकर पायल को उठाया। पायल बेटी, आंखें खोल, देख ये अनाज की बोरियां कहाँ से आईं? ये सोने के सिक्के, ये कोई करिश्मा है या कोई बला? दोनों माँ बेटी सीढ़ियों से नीचे उतरी, जहां नीचे हर तरफ दौलत बिखरी पड़ी थी। मम्मी देखो कितना सारा खाना और पैसा है, लेकिन पापा कहाँ है? पापा देखो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आप कहाँ छिपे हो पापा? बाहर आओ ना। खिड़की के इस पार खड़ा राइस्टार बिलक बिलक कर रोने लगा। वह जोर से चिल्लाया, ममता, मैं यही हूँ। बेटी पायल, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तू चिंता मत कर, तेरा बाप यही है। तभी जिन्न ने गरजते हुए कहा, खामोश बेवकूफ इंसान, तूने अपनी जान दे दी, अपनी पहचान खो दी और अब अपनी आवाज भी दबा रहा है। तुझे क्या लगता है वो तुझे याद रखेंगे? दौलत यादों को बहुत जल्दी निकल जाती है राइस्टार, और याद रख, वफादारी सिर्फ कहानियों में होती है। मुझे भी इस संदूक में कैद करने वाला मेरा अपना भाई था, जिसने चंद शक्तियों के लिए मुझे सदियों तक अंधेरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया। राइस्टार ने पलटकर जिन्न की आंखों में देखा और कहा, तू एक जिन्न है, बाप नहीं। तू सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, त्याग की नहीं। अगर वो मुझे भूल भी जाए तो क्या हुआ? उनके पेट की भूख मिट गई। मेरे लिए यही मेरी जन्नत है। अगर मेरी मौत उनकी जिंदगी के काम आए तो मुझे गुमनामी भी मंजूर है। लेकिन तू मुझे यह सब क्यों दिखा रहा है? तू तो मुझे मारने वाला था ना, फिर यह हमदर्दी कैसी? जिन्न ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे देखा और बोला, मैं देखना चाहता हूं कि तेरी यह महानता कब दम तोड़ती है। लोग कहते हैं कि इंसान लालची होता है। मैं बस यह देखना चाहता हूं कि एक बाप का कलेजा कितना बड़ा पत्थर हो सकता है। वक्त बीतता गया। 6 महीने गुजर चुके थे। राइस्टार उस खिड़की से अपनी पत्नी को देख रहा था। ममता अब एक बड़ी और आलीशान दुकान पर अपने लिए महंगे रेशमी कपड़े चुन रही थी। ममता अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह दुकानदार को अकड़कर बोली, नहीं, ये रेशम कमजोर है। मुझे सबसे बेहतरीन और कीमती कपड़ा चाहिए। अब पैसों की कोई कमी नहीं है। दुकानदार ने दबे स्वर में पूछा, जी मालकिन, जैसा आप कहें, लेकिन राइस्टार भाई का कुछ पता चला? वो कहाँ है? ममता ने बेरुखी से कहा, समंदर ले गया उन्हें। वो हमेशा अपने बेकार के उसूलों के पीछे पागल थे। अब उनका जिक्र करके मेरा मूड खराब मत करो। मुझे पायल के लिए गहने देखने हैं। अब दोबारा उनका नाम मत लेना। खिड़की के उस पार खड़ा राइस्टार से बस एक ही बात निकली, ममता, क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जिक्र बनकर रह गया हूं? जिन्न ने ठाका लगाया और कहा, सुना तूने? अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तेरी यादें उस रेशमी कपड़े के सामने फीकी पड़ गईं। क्या अब भी तू उनके लिए यहां कैद रहना चाहता है? बोल राइस्टार, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अभी वापस भेज सकता हूं, लेकिन सारा धन वापस ले लूंगा। उन्हें फिर से वही गरीबी और भूख मिलेगी। बोल, क्या तू वापस जाएगा? राइस्टार ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चुप हो जा जिन्न, चुप हो जा। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि उसकी एक बात से टूट जाए। शायद वो अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही है। जिन्न ने हंसते हुए खिड़की की तरफ फिर इशारा किया, अच्छा तो अब ये देख, गांव का वो मुखिया जिससे तू नफरत करता था, आज तेरी ममता के साथ उसी मेज पर बैठकर खाना खा रहा है। खिड़की में नजारा बदला। ममता और मुखिया साथ बैठे थे। ममता कह रही थी, मुखिया जी, अब पुराने दुखों को याद करने का क्या फायदा? जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। अब हमें नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। पायल को एक पिता की जरूरत है। सही कहा ममता, राइस्टार तो पागल था। लहरों से लड़ते लड़ते खुद को मिटा दिया। अब ये दौलत, ये घर,
सब तुम्हारा है। राई स्टार चट्टानों के बीच तड़प उठा। नहीं ममता, ऐसा मत करना। वो मुखिया लालची है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। जिन्न, मुझे बाहर निकाल, मुझे उन्हें रोकना होगा। तभी उसे खिड़की में छोटी पायल दिखी। वह कोने में बैठी रो रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, मम्मी, मुझे ये नए खिलौने नहीं चाहिए, मुझे ये सोने की गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। मुखिया जी अच्छे नहीं हैं। पापा कहते थे कि मेहनत की रोटी मीठी होती है। मम्मी, ये सारा सोना ले लो, पर पापा को ढूंढ लाओ। वो समंदर में कहीं छिपे होंगे, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ममता ने उसे झिड़कते हुए कहा, चुप हो जा पायल, जिद मत कर। तेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे। देख मुखिया जी तेरे लिए क्या लाई हैं। बेटी की तड़प देख राई स्टार का कलेजा फट गया। उसने जिन्न की तरफ मुड़कर कहा, मेरी बच्ची, मेरी छोटी सी जान, तू मुझे नहीं भूली। जिन्न, सुना तूने? मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, इस सोने की नहीं। मुझे जाना होगा। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तू वापस जाना चाहता है तो तुझे एक और शर्त माननी होगी। तू वापस तो जाएगा लेकिन देख नहीं पाएगा। तू अंधा होकर लौटेगा, अपनी बेटी की खुशी देख नहीं पाएगा, सिर्फ महसूस कर पाएगा। बोल, क्या अपनी आंखों की रोशनी कुर्बान करेगा? राई स्टार ने बिना एक पल गंवाए कहा, अगर मेरी आंखों की रोशनी जाने से उसकी दुनिया रोशन होती है तो मुझे यह भी मंजूर है। ले ले मेरी आंखें, पर मुझे मेरी बेटी के पास पहुंचा दे। एक बाप अपनी औलाद के लिए अपनी रूह भी बेच सकता है। जिन्न ने अपनी शक्ति से एक धमाका किया और राई स्टार की आंखों की रोशनी छीनकर उसे वापस उसी समंदर के किनारे छोड़ दिया। राई स्टार रेत पर गिरा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कांपते हाथों से रेत को छुआ और खुद से कहा, मेरी आंखें ले लीं, पर यह रेत, यह समंदर की हवा। मैं वापस आ गया, मैं अपनी दुनिया में वापस आ गया। ममता, पायल, मैं आ रहा हूं। मेरी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ? मेरे कदमों को मेरे घर का रास्ता आज भी याद है। दूसरी तरफ महल के बाहर मंजर बदल चुका था। मुखिया ममता को धक्का देते हुए चिल्लाया, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक ममता। 6 महीने से तुम्हारे नखरे उठा रहा हूं। ये सारी दौलत उस राई स्टार की थी जो अब मछलियों का निवाला बन चुका है। अब इस हवेली और इस खजाने पर सिर्फ मेरा हक है। ममता रोते हुए बोली, तुम्हारा हक? तुम तो हमदर्दी का नाटक करके घर में घुसी थी। तुमने कहा था कि तुम एक बड़ी भाई की तरह हमारा ख्याल रखोगी। मुखिया ने अट्टहास किया, बड़ा भाई? मैं कोई संत नहीं हूं ममता। मुझे सिर्फ इस सोने से प्यार है। आज शाम तक इस निकाह नामे पर अपने दस्तखत कर दो, वरना बाहर निकाल दूंगा। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। ये गंदे आदमी है, मुझे पापा के पास जाना है। चुप कर मनहूस बच्ची। तेरा बाप मर चुका है और अगर तूने ज्यादा शोर मचाया तो तुझे इसी वक्त सड़क पर फेंक दूंगा। तभी पीछे से लड़खड़ाता हुआ लेकिन किसी शेर की तरह दहाड़ता हुआ राई स्टार उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुखिया को गरजते हुए धमकी दी, पायल को हाथ लगाकर तो देख मुखिया, तेरे उन हाथों को समंदर की गहराइयों में जिंदा दफना दूंगा। राई स्टार को जिंदा देख ममता के पैरों तले जमीन निकल गई। वह हकलाते हुए बोली, राई स्टार, क्या ये सच में तुम हो? पायल की तो जैसे जान में जान आ गई। वह भागकर अपने पिता की टांगों से लिपट गई। राई स्टार ने अंधे होने के बावजूद अपनी बेटी की खुशबू महसूस की और उसे कलेजे से लगा लिया। अरे राई स्टार, तू जिंदा तो है पर अब तू मर चुका है। तू तो अंधा हो गया है। एक अंधा मछुआरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हवेली तो मैं ही लूंगा राई स्टार। अब तुझे मैं खुद अपने हाथों से जहन्नुम पहुंचाऊंगा। आज तेरा आखिरी दिन है, अंधे भिखारी। राई स्टार ललकारते हुए बोला, आंखें समंदर में छोड़ आया हूं मुखिया, पर मेरे हाथों में आज भी वो ताकत है जो रोज तूफानों का सीना चीरती थी। मेरी हवेली से अभी निकल जा, वरना आज यह अंधा मछुआरा तेरा वो हश्र करेगा जो किसी खौफनाक तूफान ने भी नहीं किया होगा। मुखिया के सिर पर खून सवार था। उसने खंजर निकाला और मुखिया खंजर लेकर राई स्टार की तरफ झपटा। दोनों के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। राई स्टार भले देख नहीं सकता था, पर उसकी ताकत से उसने मुखिया की कमर पकड़ और एक झटके में उसका हाथ मरोड़ दिया। मुखिया दर्द के मारे चीख पड़ा और अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भाग निकला। जब सब शांत हुआ तो ममता अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगी। वह शर्मिंदगी से राई स्टार के पास आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो राई स्टार, मैं दौलत की नशे में अंधी हो गई थी। मैंने उस मुखिया पर भरोसा किया और तुम्हें भुलाने की कोशिश की। मैं कितनी बुरी बीवी हूँ। राई स्टार ने उसे सहारा देकर बोला, रो मत ममता, इसमें तेरी कोई गलती नहीं।
दौलत चीज ही ऐसी है जो अच्छे अच्छों की आंखों पर पट्टी बांध देती है। मैंने यह सब तुम्हारे और पायल के लिए ही किया था, पर आज समझ आया जो चीज पसीने की मेहनत से न कमाई गई हो उसमें कभी बरकत नहीं होती, वो सिर्फ तबाही लाती है। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक वही खौफनाक जिन्न उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी हंसी से पूरी हवेली हिलने लगी। राइस्टार जिन्न की ओर आया और पूछा, जिन्न तू यहां कैसे? हमारा सौदा तो पूरा हो चुका था, तूने मेरी आंखें ले ली थी। जिन्न गरजते हुए बोला, सौदा तो अब शुरू हुआ है नादान इंसान। तूने मेरी दी हुई दौलत को ठुकराने की बात कही है, मौत के लिए तैयार हो जा। अब इस दौलत के साथ साथ मैं तेरी इस प्यारी सी दुनिया को भी राख में बदल दूंगा। जिन्न ने आसमान की तरफ हाथ घुमाए और अगले ही पल छत टूटकर गिरने लगी। बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें आसमान से बरसने लगी। राइस्टार ने ममता और पायल को अपने सीने में छिपा लिया और उनके ऊपर ढाल बनकर खड़ा हो गया। पत्थर उनके चारों तरफ गिर रहे थे। राइस्टार ने चिल्लाकर कहा, मार दे मुझे जिन्न, लेकिन मेरी बीवी और बच्ची को छूने से पहले तुझे एक बाप की रूह से लड़ना होगा। तू ताकतवर जरूर है, पर तू बहुत गरीब है जिन्ना। उन खजानों का क्या मोल जब तेरे अपने भाई ने तुझे धोखा दिया? तेरे पास सोना है, पर कोई ऐसा नहीं जो तेरे लिए अपनी आंखें कुर्बान कर दे। ममता ने भी हिम्मत जुटाई और कहा, ले जा अपना ये खजाना, हमें हमारी फटी हुई झोपड़ी और सूखी रोटी ही वापस दे दे, पर हमें अपना प्यार वापस चाहिए। यह देखकर जिन्न ने धीमे स्वर में बोला, 500 साल तक मैं उस संदूक में इंसानों से नफरत करता रहा। मैंने सोचा था कि हर इंसान मेरे उस धोखेबाज भाई जैसा है, लेकिन अपनों का प्यार उस लालच को हरा देता है। ले जा, अपनी आंखों की रोशनी वापस ले जा। तू जीत गया राइस्टार। एक तेज रोशनी हुई और जिन्न गायब हो गया। जब धूल शांत हुई तो तीनों ने खुद को वापस अपनी पुरानी फटी हुई झोपड़ी में पाया। ममता खुशी से चिल्लाई, राइस्टार, हमारी झोपड़ी, हम वापस अपने घर आ गई। पायल ने अचानक राइस्टार का चेहरा पकड़ा और चहकते हुए बोली, पापा, आपकी आंखें खुल गईं। राइस्टार ने अपनी पलकें झपकाईं। उसे सब धुंधला और फिर साफ दिखने लगा। उसने अपनी बेटी के मासूम चेहरे और पत्नी की आंखों में चमक देखी। वह खुशी से भर उठा